Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Counter Terror Committee CTC. हम जानेंगे काउंटर टेरर कमेटी के बारे में. The international community should rise above political difference and defeat the challenge of terrorism, said the External Affairs Minister at the special meeting of the Counter Terror Committee on the UN Security Council. जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको राइज होना होगा अबव पॉलिटिकल डिफरेंसेस से और डिफीट करना होगा जो प्रॉब्लम है टेररिज्म का. ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था स्पेशल मीटिंग के दौरान काउंटर टेरर कमेटी के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. द काउंटर टेरर कमेटी ऑफ यूएनएचसी, जो काउंटर टेरर की कमेटी है यूएनएचसी का, इसके बारे में हम जान लें. It was established by Security Council Resolution 1373, adopted unanimously in the wake of the 9/11 terror attack in the US. It aims at enhancing the legal and institutional ability of countries to counter terrorist activity and home and around the world. इसको एस्टेब्लिश किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के माध्यम से, जिसको अडॉप्ट किया गया था अनोनिमसली 9/11 टेरर अटैक के बाद यूएस में. इसका मकसद है इनहेंस करना लीगल और इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी को कंट्रीज के, ताकि काउंटर किया जा सके टेररिस्ट एक्टिविटी को होम पे और अराउंड द वर्ल्ड के लिए. पॉइंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंटर टेररिस्ट कमेटी बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो पॉइंट जिसको कि कंसिडर करने के लिए कहा गया काउंटर टेरर कमेटी के द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा कहा गया उनको, इफेक्टिव एंड सस्टेन एफर्ट टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग. यानी इफेक्टिव और सस्टेन एफर्ट लेना होगा काउंटर करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग को. कोलैबोरेशन, नॉर्मल एफर्ट ऑफ द यूएन नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटेड विद फोरा लाइक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. जो नॉर्मेटिव एफर्ट है यूनाइटेड नेशन का, उसको कोऑर्डिनेट करना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, इन सब के साथ, ताकि एक प्रॉपर एक्शन और स्टेप लिया जा सके. इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कंसल्टेड एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर इंक्लूडिंग द डिसमेंटलमेंट ऑफ टेररिस्ट सेफ हेवन एक्सेट्रा. इंटरनेशनल कॉपरेशन और कंसल्टेड एक्शन की आवश्यकता है टेररिस्ट के खिलाफ और उनके स्पॉन्सर के खिलाफ. डिसमेंटल करना होगा टेररिस्ट के सेफ हेवन को. Break terrorism nexus at internal organized crime like arms and illicit drug trafficking is now established. तोड़ना होगा जो टेररिज्म का नेक्सस चल रहा है, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है जैसे कि आर्म्स हो गया, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये जो एस्टेब्लिश हो रहा है इसको खत्म करना होगा. यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, इंडिया विल बी मेकिंग अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ $500,000 टू द यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म दिस ईयर. और इंडिया जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है $500,000 को यूएन ट्रस्ट फंड के लिए, काउंटर टेररिज्म पे जो काम आएगा. यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिस्ट को स्टैब्लिश किया गया था सेक्रेटरी जनरल के द्वारा 2009 में. तो कब स्टैब्लिश किया गया था? 2009 में. ऑब्जेक्टिव क्या है सीटीसी का, काउंटर टेररिस्ट कमेटी का? सबसे पहला फाइनेंसिंग, ये स्टेप लेता है ताकि क्रिमिनलाइज का जो फाइनेंसिंग हो रहा है टेररिस्ट का उसके खिलाफ स्टेप लिया जा सके. ये फ्रीज करता है किसी भी टाइप के फंड को जो कि रिलेटेड होगा पर्सन के जो कि इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, यानी उसके फंड को फ्रीज कर दिया जाएगा. डिनाई ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप, ये डिनाई करता है मतलब किसी भी टाइप के फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा टेररिस्ट ग्रुप को. सप्रेस द प्रोविजन ऑफ सेफ इवेंट सस्टेनेंस और सपोर्ट फॉर टेररिस्ट, सप्रेस किया जाएगा जो प्रोविजन है सेफ इवेंट सस्टेनेंस और सपोर्ट जो है टेररिस्ट के लिए. शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर गवर्नमेंट और एनी ग्रुप प्रैक्टिसिंग और प्लानिंग टेररिस्ट एक्ट, शेयर किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट के साथ अगर कोई ग्रुप जो है वो प्रैक्टिस करा और प्लान करा है टेररिस्ट एक्ट को लेकर. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइफोसेट. तो हम जानेंगे ग्लाइफोसेट के बारे में. गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट टू ऑथोराइज पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर अट्रैक्टिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडी. गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जो उपयोग हो रहा था हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का ऑथोराइज पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर के लिए, क्योंकि इसका लिए क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ रहा था इंडस्ट्री बॉडीज से. एक ग्लाइफोसेट है क्या? It is a non-selective herbicide, kill both allied types of plant. It is also used to regulate plant growth and ripen specific crops. It is banned in 28 countries, including Australia, Canada, Brazil, Germany, Italy, Netherlands, Sri Lanka, and it may be carcinogenic as per WHO study and remains as a residue in the environment for up to 6 months. जो ग्लाइफोसेट है आपका, ये एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि किल करता है दोनों ही अलाइड टाइप ऑफ प्लांट को. इसका उपयोग किया जाता है रेगुलेट करने के लिए प्लांट के ग्रोथ को और राइपन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को. लेकिन ये बैंड है 28 कंट्रीज में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, श्रीलंका आता है, क्योंकि ये जो है कार्सिनोजेनिक है WHO की स्टडी के अनुसार, और इसका जो रेसिड्यू होता है वो एनवायरमेंट में 6 मंथ तक लास्ट करता है, इस कारण बैंड है. यूजेस ऑफ ग्लाइफोसेट इन इंडिया, जो उपयोग हो रहा था ग्लाइफोसेट का भारत में. इट इज वाइडली यूज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स इन एफोरेस्टेशन एक्टिविटी एंड इन एरिया अलोंग इरिगेशन चैनल, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा. It may also be combined with Bt cotton, leading to high uses in Deccan belt.
इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। इसका उपयोग हो रहा था वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एफोरेस्टेशन एक्टिविटी पे एरियाज में, जैसे कि आपका इरिगेशन चैनल हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया। इसका कंबाइन यूज किया जा रहा था बीटी कॉटन के साथ भी, जिसके कारण हाई यूजेस इसका देखा गया था वेल्थ में। तो अब उस सब पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये हार्मफुल है, इसलिए इसको क्या है अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। तो जो एमिशन गैप रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। According to the recently released Emission Gap Report 2022, current pledge by country to reduce greenhouse gas emission would still leave a world warm by 2.4 to 2.6 degrees Celsius by the end of the century. जो रिसेंट रिलीज एमिशन गैप रिपोर्ट है 2022 का, इसमें जो करंट प्लेस था कंट्री का कि वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, वो जो है वार्मर हो जाएगा 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस तक इस सेंचुरी के एंड तक। की फाइंडिंग इसका क्या था? द टॉप 7 एमिटर चाइना, यूरोपियन यूनियन, India, Indonesia, Brazil, Russian Federation and USA plus international transport accounted for 55% of global greenhouse gas emission in 2020. तो टॉप 7 एमिटर है चाइना, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्री है, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशियन फेडरेशन और यूएसए। साथ साथ जो आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिलकर अकाउंट करता है 55% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का 2020 के दौरान। कलेक्टिवली G20 मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो जो G20 मेंबर्स कंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। आप समझ सकते होंगे कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया जा रहा है इन सब कंट्रीज के द्वारा। ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए, यूएस का जो है आपका 14 ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद रशिया है, देन चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन है। इंडिया रिमेन्स फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज एज 4। इंडिया जो है वो काफी बिलो है वर्ल्ड एवरेज से, इंडिया को है उसका 4 ट्रिलियन CO2 का एमिशन है। द अपडेटेड प्लेज बाय कंट्री अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ओनली रिड्यूस द प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस एमिशन बाय 1% बाय 2033। और जो अपडेटेड प्लेज है कंट्री का पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, इसमें कहा गया है कि सिर्फ रिड्यूस किया जा रहा है प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस एमिशन को 1% ही 2030 तक। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 बाय UNEP। जो एमिशन गैप रिपोर्ट इसको रिलीज कौन करता है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जाता है कई बार कि कौन सा रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है। तो इस रिपोर्ट को, एमिशन गैप रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये प्रोवाइड करता है एक ओवरव्यू को एमिशन गैप, जो डिफरेंस है ग्रीन हाउस एमिशन और जो प्रिडिक्ट किया गया है 2030 के लिए, जहां पे एवर्ट किया जा सके वर्स्ट इंपैक्ट हो क्लाइमेट चेंज का, उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चीता अवेयरनेस प्रोग्राम। हम जानेंगे चीता अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चीता अवेयरनेस प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जो चीता अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री 1972। इट इज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड टू एनवायरमेंट एजुकेशन एंड डिपिक्ट द कंट्री रिच नेचुरल हेरिटेज एंड नेचुरल हिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये आपका एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिवोटेड है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, और ये डिपिक्ट करता है कंट्री का रिच नेचुरल हेरिटेज और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसमें जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब आते हैं। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया। जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है भारत का, under the action plan for the introduction of cheetah in India, India will introduce over 50 cheetahs in the next 5 years. इस एक्शन प्लान के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया के, इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा 50 चीतास को नेक्स्ट 5 ईयर पे। इन दी फर्स्ट फेज चीता इंट्रोड्यूस इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अब पहले फेज में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के। तो कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट फेज में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर प्रोस्पेक्टिव साइट इंक्लूड, और जो बाकी प्रोस्पेक्टिव साइट है जहां पे चीता को इंक्लूड किया जाएगा, तो वो जो नाम है आपको वो मेमोराइज होना चाहिए किस स्टेट में है। तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, सागर बुलगे इन जैसलमेर ये राजस्थान में है, मुकुंदा टाइगर रिजर्व जो कि एक फ्रेंच एनक्लोजर होगा ये भी राजस्थान में है। चीता आर द ओनली लार्ज मैमल टू हैव गॉन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया ड्यू टू हंटिंग और हैबिटेट लॉस। चीता जो है ये एकलौता लार्ज मैमल है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था भारत से हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण। अफ्रीकन चीता नॉट ओनली हैव द लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी आइडियल फॉर रिहेबिलिटेशन। वो जो अफ्रीका चीता है वो सिर्फ एकलौता नहीं है जिसके पास लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो कि आइडियल है रिहेबिलिटेशन के लिए। दे आर ऑल्सो बिलीव टू बी दी ओरिजिनल लाइनेज फॉर एशियाटिक चीता, और ये माना जाता है कि ओरिजिनल लाइनेज भी रखते हैं एशियाटिक चीता के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन स्टील इंडस्ट्री इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, हम जानेंगे इसके बारे में। फिर लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एम्फसाइज्ड दैट इंडियन स्टील इंडस्ट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना।
प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एम्फेसाइज किया है कि जो इंडिया का स्टील इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है DPIIT, द टोटल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री एट प्रेजेंट इन 154 मिलियन टन। जो टोटल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंट्री का भी वो आपका 154 मिलियन टन है। India produced 10.14 million tons of crude steel in April 2022, making it the second largest producer in the world. और इंडिया ने प्रोड्यूस किया था 10.14 मिलियन टन क्रूड स्टील का अप्रैल 2022 पे, जो कि इसको सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाता है वर्ल्ड का। India set a target to double the crude steel production capacity from 154 million ton per annum now to 300 million ton per annum in the next 9 to 10 years in an order to boost indigenous capability. और इंडिया ने सेट किया एक टारगेट को कि वो डबल करेगा क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 154 मिलियन टन पर एनम से 300 मिलियन टन पर एनम करेगा नेक्स्ट 9 से 10 इयर्स पे, ताकि बूस्ट किया जा सके इंडिजिनस कैपेबिलिटी को। ये आप देख सकते हैं जो स्टेट वाइज स्टील का प्रोडक्शन है भारत का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पहला पोजीशन में सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है, देन झारखंड में, देन आपका थर्ड छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फोर्थ में आपका कर्नाटका है, फिफ्थ में महाराष्ट्र है, सिक्स में गुजरात है और सेवेंथ में आपका वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस। तो हम जानेंगे GCOS कॉन्फ्रेंस के बारे में। Experts from the Global Climate Observing System Conference have observed that climate observing system remains fragile and need financing for strengthening and sustaining it. जो एक्सपर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा फ्रेगाइल है, आवश्यकता है फाइनेंसिंग की ताकि मजबूत किया जा सके और इसको सस्टेन किया जा सके। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस के बारे में हम जान ले। GCOS conference was hosted by exploitation of meteorological satellite. The Global Climate Observing System was established in 1992 as an outcome of the Second World Climate Conference. जो GCOS कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट किया गया था एक्सप्लोइटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूमीसेट के द्वारा। जो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम था इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 पे। ये आपका एक आउटकम था सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट ऑब्जर्वेशन एंड इन्फॉर्मेशन नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू आर ऑब्टेन्ड एंड मेड अवेलेबल टू ऑल पोटेंशियल यूजर। ये इंश्योर करेगा कि जो ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन है जो कि आवश्यक है एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू को, इसको ऑब्टेन किया जा सके और अवेलेबल कराया जा सके सारे पोटेंशियल यूजर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉल्फिन रिटर्न टू द गंगा इन यूपी। तो डॉल्फिन का रिटर्न हुआ है गंगा पे यूपी के, इसके बारे में हम जानेंगे। डॉल्फिन हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू गंगा रिवर विद इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर थ्रू आउट द नमामि गंगा प्रोग्राम। जो डॉल्फिन है वो वापस आना चालू कर दिए गंगा रिवर पे, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट देखा गया है क्वालिटी में वाटर का नमामि गंगा प्रोग्राम के कारण। At present, the population of dolphin in Ganga in Uttar Pradesh is estimated to be around 600. अभी प्रेजेंटली क्या है जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन का गंगा में उत्तर प्रदेश के, वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 600 है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम जान ले। प्रोटेक्शन स्टेटस डॉल्फिन हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो डॉल्फिन है उसका प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें, इसको रखा गया है शेड्यूल 1 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अपेंडिक्स 1 में आता है ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, और अपेंडिक्स 2 में आता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। IUCN स्टेटस की अगर हम इसकी बात करें तो वो इंडेंजर कैटेगरी पे आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। They are also one among the 22 species identified under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitat. और ये जो है वन ऑफ द 22 स्पीसीज में से एक है डॉल्फिन, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इसका? गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर और ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन ए यूनिक मैनर यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन होते हैं वो रहते हैं सिर्फ फ्रेश वाटर पे, ये ब्लाइंड होते हैं और वो कैच करते हैं अपना प्रे को एक यूनिक मैनर पे उपयोग करते हुए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। हैबिटेट की अगर हम इसकी बात करें तो ये रहते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णापुली, संगोई रिवर सिस्टम में नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के। क्या सिग्निफिकेंस है इनका? ये एक रिलायबल इंडिकेटर है जो कि बताता है हेल्थ के बारे में रिवर का। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है गंगा डॉल्फिन का वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि अराउंड 4000 है, और नियरली 80% जो है ये पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में भी हम जान ले। जो नमामि गंगा प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिजुविनेट किया जाए गंगा को अडॉप्ट करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को, जिसका फोकस होगा इंटरसेप्शन और डाइवर्सन के ऊपर सीवेज का, टैप करते हुए ड्रेन्स जो कि फ्लो कर रहा है रिवर गंगा पे
ये आप देख सकते हैं जो रिवर डॉल्फिन है उसके बारे में, जो रिवर डॉल्फिन जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऊपर वाला आपका अमेजन रिवर डॉल्फिन है, ये आपका फ्रेंसियाना रिवर डॉल्फिन है, ये यांगसे रिवर डॉल्फिन है, ये आपका गैंगेस रिवर डॉल्फिन और ये इंडस रिवर डॉल्फिन है। और ये जो कि रिवर डॉल्फिन नहीं है लेकिन पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, तो टुकोक्सी, इरावदी डॉल्फिन, फिनलेस पोर्पोइज और ऑस्ट्रेलियन सनबर्न डॉल्फिन। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.